अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हमारे पास जो है यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे जिस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस किया। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे मूव करते हैं। उससे आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि मतलब देखें कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है क्या वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी उसकी तायीन भी करता है। अगर हम लोग रिमाइंड करें कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये था कोई रिएक्शन दे रहे इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की भी तायीन करता है या नहीं करता। तो हम लोग ये देखते हैं जिस तरह हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट को एक तो हम लोग नाम दे देते हैं M1 का, एक को नाम हम लोग देते हैं M2 का। हम लोगों ने ये देखा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग यूँ कर देते हैं कि एक जो मैस M1 है अगर हम लोग ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे हम लोग एक्शन का नाम दे देते हैं, और M2 जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसे आपस में कैंसिल रहा है तो उसे हम लोग रिएक्शन का नाम दे देते हैं। अगर हम लोगों ने पहले भी ये देखा था कि ये फोर्स जो M1 है M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और M2 जो है वो M1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एक फोर्स को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और एक फोर्स को लोग नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ये बिल्कुल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तायीद करता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल बट ऑपोजिट एक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5.1। एग्जांपल नंबर 5.1 में हमारे पास दो मैसेज दे दिए गए हैं, दोनों का मैस सेम है। एक मैस है 1000 kg, दूसरा मैस है वो भी हमारे पास 1000 kg है। उन दोनों के दरमियान जो फासला दे दिया गया वो 1 मीटर का डिस्टेंस दे दिया गया है और हमें ये कहा गया उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। उस फोर्स के लिए हमारे पास वही वाला फार्मूला जो कि हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। F = G M1 M2 over D का स्क्वायर। G की वैल्यू कांस्टेंट होगी, यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.673 × 10⁻11 और हमारे पास M1 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, 1000 kg और M2 की वैल्यू गिवन है 1000 kg और D का स्क्वायर मतलब जो उनके दरमियान फासला है वो हमारे पास 1 है। तो ये 1 का स्क्वायर वैसे 1 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और हम लोगों ने क्या किया, ये जो 1000 है 1000 को हम लोगों ने इसे कन्वर्ट करके लिख दिया पावर की सूरत में 10⁻3। इस 1000 को हम लोग 10⁻3 की फॉर्म में ला के लिख दिया, दोनों आपस में ऐड किया 10⁻6 हो गया। और पावर्स के आपस में इन दोनों को सॉल्व कर लिया 10⁻11 में से 10⁻6 10⁻6 को जब सॉल्व किया तो हमारे पास 10⁻5 बच गया। हमारे पास फोर्स जो आ गई 6.673 × 10⁻5 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग जिस तरह हम लोगों ने पहले ये देखा कि हमारे पास दो मैसेज हैं, एक है M1 और एक है M2। अगर हमारे पास ये दोनों मैसेज हैं इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रही है और हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था, हम लोगों ने पीछे भी उसे डिस्कस किया और प्रीवियस लेक्चर में भी उसकी डिस्कशन की कि उसका जो फार्मूला ड्राइव किया है फिर G M1 M2 over D का स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, इसी से हम लोग अपनी अर्थ के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, अगर हमारे पास एक अर्थ की सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है M है और जो हमारे पास पूरी अर्थ है इसका जो मैस है ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब कि हमारे अर्थ की सरफेस के ऊपर जो मैस है, ठीक है, वो हम लोगों ने इसे बेशक M1 का नाम दे देंगे, उसे एक मैस समझ लें और पूरी अर्थ का जो मैस है, ठीक है, उसे हम M3 से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा मैस है। इन दोनों के दरमियान, दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो फासला है हम लोग R कह रहे हैं। तो इसी फार्मूले को जो कि हम लोगों ने पीछे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में डिस्कस किया था F = G M1 M2 over D का स्क्वायर, हम लोग इसी फार्मूले को हम लोग इस फार्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं, बना देते हैं, इस फार्मूला ड्राइव कर देते हैं। जिस तरह फोर्स है वैसे के वैसे G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये वैसे के वैसे। यहाँ पर हमारे पास दो मैसेज है, एक मैस M1 और M2 था, यहाँ पर हमारे पास दो मैसेज वैसे नहीं है, एक मैस है M और दूसरा मैस है ME और यहाँ पर जो फासला था उनके दरमियान D था, यहाँ पर उनके दरमियान जो रेडियस है उसका रेडियस हुआ है R, तो यहाँ पर इसी वजह से R का स्क्वायर आ जाएगा। और हम लोग ये देखते हैं कि इसके कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने बनाया है ताकि हम लोग इसे ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऐसा नहीं है कि आप ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में हैं तब आपके ऊपर फोर्स लग रही है, आप ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हो जाए तब आपके ऊपर फोर्स नहीं लगी, बल्कि उसके तब भी आपके ऊपर फोर्स लगेगी। इवन आप अगर आप एरोप्लेन पे या हेलीकॉप्टर पे मूव कर रहे हैं, लेकिन या कोई बैलून है तो उसके ऊपर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में है तब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो, जब वो ऊपर हो तो उसके अंदर फोर्स अप्लाई हो, बिल्कुल उसके ऊपर भी होगा तब भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होगी, लेकिन उसकी बेशक वैल्यू थोड़ी होगी लेकिन फोर्स अप्लाई हो रही होगी।
फिर अगला सेकंड पॉइंट देखें कि डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, जिस तरह मैंने अभी बताया कि हाइट के साथ साथ इसकी वैल्यू जो है कम होती जाती है। जिस तरह हम लोग अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करते हैं इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और अगर हम वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अर्थ के हमारे जो सी लेवल के ऊपर इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास हम लोग इसे एज्यूम करते हैं 9.8 होती है, लेकिन आप ये पूछते हैं हम लोग इसे 10 में चेक करते हैं 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर हम लोग ये देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, किस साइड में होती है, तो इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इसकी बिल्कुल सेंटर वाली साइड पर होती है। देखिए ये अपने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो जाती है तो इसकी वो अपने उसे सेंटर की तरफ, आपको सेंटर की तरफ मूव करके लेके जाती है। फिर क्या है, इट्स एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड बाय, अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी जगह पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो हमारे पास अगर एसएन यूनिट में देखा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इसका जो यूनिट होगा इसका यूनिट न्यूटन होगा और मास का यूनिट होता है वो केजी, अगर न्यूटन पर केजी हम लोग इसे लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने कैसे फार्मूला एज्यूम किया कि हमारे पास अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला था W=mg। अगर आप कहीं पर भी वैल्यू g को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मास W के नीचे जाके डिवाइड हो जाता है। तो आपको इस तरह से एक फार्मूला बन जाता है G=W/m। वेट क्या होता है, वेट का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट न्यूटन है और मास का ऐसा यूनिट केजी है। तो ये वही सेम उसी की डेरिवेशन की हुई है। आप लोग किसी भी जगह के ऊपर इसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी आपका सारा जो टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। आप बच्चे अपना भी अपने